27 सितंबर 2022 नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। रात गहरी थी, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और गलियों में घना अंधेरा था। इलाके के लोगों को इस बात का पूरा यकीन था कि यहाँ उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन रात के ठीक 3 बजे अचानक एक घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अंदर सो रहा घर का मालिक घबरा कर उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर खाकी वर्दी पहने 4 हट्टे कट्टे जवान खड़े थे। उसके कुछ समझने से पहले ही उन जवानों ने उसे दबोच लिया और कुछ ही सेकंड में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया। उसकी पत्नी जोर जोर से चीखने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी भी जाग गए और देखते ही देखते 10 से 15 लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग गाड़ी के पीछे दौड़ने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि पूरा इलाका पहले से घिरा हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडो पूरे मोहल्ले में तैनात थे और आदेश बिल्कुल साफ था, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। उस रात शाहीन बाग का वो भ्रम टूट गया कि उनके इलाके में पुलिस घुस नहीं सकती। लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में 12 और लोगों को उठाया जा रहा था। ये सभी लोग देखने में आम नागरिक लगते थे, लेकिन उनका असली काम एक ही था, PFI के लिए काम करना। यह सब कुछ एक बड़े गुप्त मिशन का हिस्सा था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। जुलाई 2022 में बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने का समारोह मनाया जाना था और 12 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आने वाले थे। पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे थे, सड़कों की सजावट हो रही थी और प्रशासन पूरी तैयारी में था। लेकिन इसी दौरान पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक बेहद खतरनाक साजिश रची जा रही थी। फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की एक इमारत की पहली मंजिल पर कुछ लोग जमा थे। वहां हथियारों की सफाई की जा रही थी, ग्रेनेड गिने जा रहे थे और कुछ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये लोग मामूली अपराधी नहीं थे, बल्कि PFI के प्रशिक्षित सदस्य थे। उनका मकसद बेहद खतरनाक था। जब 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पटना आए तो उन पर दिन दहाड़े हमला किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले का रूट तक पता कर लिया था और यह भी समझ लिया था कि सुरक्षा में कहां चूक हो सकती है। लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी घटना ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया। फुलवारी शरीफ थाने के SI इकरार अहमद के पास एक WhatsApp मैसेज आया। यह मैसेज बेहद भड़काऊ था और उसमें धार्मिक उकसावे वाली बातें लिखी थीं। यह मैसेज संदिग्ध लगा और पुलिस ने तुरंत एक 0 FIR दर्ज कर ली। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के दौरे की तारीख नजदीक आई, सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं और बिहार पुलिस ने इस मैसेज की गहराई से जांच शुरू कर दी। जांच की कड़ी धीरे धीरे फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा और अंदर का दृश्य देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वहां सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन मौजूद थे। दोनों युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो वहां मिली वह था एक मोटा दस्तावेज। उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उसमें विस्तार से लिखा था कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की रणनीति क्या होगी। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे के दौरान हमला करने की योजना बनाई गई थी। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जब यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची तो उन्हें समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। 15 जुलाई 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम मरगूब अहमद दानिश था। उसके फोन में गजवा ए हिंद नाम का WhatsApp ग्रुप मिला जिसके तार पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि PFI
केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो देश के अंदर से सिस्टम को कमजोर कर रहा है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच एक गुप्त बैठक हुई। डोभाल ने सभी सबूत प्रधानमंत्री के सामने रखते हुए कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बना रहे हैं और खुले घूम रहे हैं। उन्होंने वचन दिया कि 90 दिनों के अंदर अंदर इस देश से पीएफआई का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। यहीं से ऑपरेशन ऑक्टोपस की उल्टी गिनती शुरू हुई। डोभाल जानते थे कि पीएफआई कोई साधारण संगठन नहीं है। उन्होंने खुद को एक सामाजिक संगठन के रूप में पेश किया हुआ था। वे स्कूल चलाते थे, गरीबों की मदद करने का दावा करते थे और ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, लेकिन असल में यह संगठन सिमी का ही नया रूप था। 2001 में जब सिमी पर बैन लगा तो उसके नेताओं ने रणनीति बदल दी और 2006 में केरल के एनडीएफ, कर्नाटक के केएफडी और तमिलनाडु के एमएनपी को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया। धीरे धीरे यह संगठन पूरे देश में फैल गया। 2010 में केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया गया क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न पत्र में कुछ ऐसा लिख दिया था जो पीएफआई को पसंद नहीं आया। 2016 तक पीएफआई पर 125 से ज्यादा दंगों के मामले दर्ज हो चुके थे और 2017 में यह भी सामने आया कि केरल से आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले कई युवाओं के संबंध पीएफआई से थे। इसके अलावा संगठन ने एक बड़ा हवाला नेटवर्क भी खड़ा कर लिया था जिससे विदेशों से पैसा भारत में भेजा जाता था। डोभाल जानते थे कि बिना ठोस सबूत के कार्रवाई की गई तो देश में दंगे भड़क सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले पीएफआई को सामाजिक रूप से अलग थलग करने की रणनीति बनाई। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें कई मुस्लिम विद्वानों और सूफी संतों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम और देश दोनों के लिए खतरा हैं। इसके बाद असली ऑपरेशन शुरू हुआ। आईबी और रॉ को आदेश दिया गया कि पीएफआई के हर नेता की पूरी जानकारी जुटाई जाए। अगले 2 महीनों तक एजेंसियां चुपचाप काम करती रहीं। फोन टैप किए गए, बैंक खातों की जांच हुई और नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाई गई। अगस्त तक डोभाल के पास पीएफआई के खिलाफ एक बड़ा डोजियर तैयार हो चुका था। 21 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल मौजूद थे। डोभाल ने बताया कि तैयारी पूरी है और 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकाने चिन्हित कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि हमारी एक छोटी सी गलती से देश जल सकता है, इसलिए कार्रवाई ऐसी हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 22 सितंबर 2022 की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हुआ। एनआईए और ईडी की टीमों ने सीआरपीएफ की मदद से 15 राज्यों में 93 जगहों पर एक साथ छापे मारे। केरल में पीएफआई के चेयरमैन ओएमएस सलाम को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज अहमद को उठाया गया। पहले चरण में 106 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। 27 सितंबर की रात ऑपरेशन ऑक्टोपस का दूसरा चरण शुरू किया गया और देश के कई शहरों में फिर से छापेमारी हुई। इस बार 170 से ज्यादा और गिरफ्तारियां हुईं और पीएफआई का पूरा नेटवर्क टूट गया। 28 सितंबर 2022 की सुबह गृह मंत्रालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। संगठन के दफ्तर सील कर दिए गए, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई। जिस संगठन ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, उसका अस्तित्व 2022 में ही खत्म हो गया। अजीत डोभाल ने अपना वादा निभाया और 90 दिनों के भीतर बिना गोली चलाए
देश के सामने खड़े एक बड़े खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका। ऑपरेशन ऑक्टोपस के 8 हाथ काट दिए गए थे। जय हिंद।